अगर मैं आप सभी से कहूं कि आप इमेजिन कीजिए आपकी डेली एक्टिविटी विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी आज ऑलमोस्ट हमारे एक भी काम कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जिसके ऊपर आज की जनरेशन कंप्लीटली डिपेंड करती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका चैप्टर है ये फिजिक्स के क्राइटेरिया में आता है, क्लास 10 से इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसको समझने में बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इनकी क्या है, प्रैक्टिकल इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए ये बच्चों को नहीं पता होता है। इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, डेली लाइफ में किस तरीके से ये यूजफुल है, कौन से डिवाइस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं बड़े ही इनोवेटिव वे में। और जिस तरीके के विजुअल्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आई एम डैम श्योर कंप्लीटली इस यूट्यूब इंडस्ट्री पे आपको किसी ने प्रेजेंट नहीं किए होंगे। तो मेक श्योर करके जब आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो आप ये 40, 45 या 50 मिनट तक लास्ट तक टिके रहे और फिर अपना ओवरव्यू देना ना भूले कि एग्जैक्टली कैसा लगा आपको सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेसिकली जब इस चैप्टर को मैं डिजाइन कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आया था कि अगर हम आसमान की बात करें, चाहे समुद्र में रही शार्क की बात करें या फिर ह्यूमन माइंड की बात करें, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, हर जगह इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है, इट इज एवरीवेयर। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यार कैसे इमेजिन किया जा सकता है, आप सभी को भी पता है, क्लियर। तो यहां पे एक बड़ी समस्या मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डाउट से शुरू करते हैं। दो शब्द है आपका, पहला शब्द है इलेक्ट्रिसिटी और बच्चों दूसरा शब्द है आपका इलेक्ट्रिक करंट। असल में पहला क्वेश्चन क्या ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर द सेम। तो मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए, जो क्वांटिटी है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों जुदा जुदा चीजें हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक फिजिक्स की ब्रांच है, ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे आप लोग बच्चों किसके बारे में स्टडी करते हो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हो। इट्स नॉट ए क्वांटिटी। सबसे बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिजिक्स में भी काफी ब्रांचेज है, वहां पे एक ब्रांच ऐसी है जहां पे चार्ज को मोशन में स्टडी किया जाता है, या चार्ज को एक तरीके से मूवमेंट चार्ज की स्टडी की जाती है, जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों सेम नहीं होते, अलग है। इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है और इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी है। जैसे जैसे हम लोग इस सेशन में चलते जाएंगे हमें इस चीज की क्लैरिटी होती जाएगी। अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप करंट की बात करते हो तो करंट के लिए यार आपका पहला क्वेश्चन बच्चों ये होना चाहिए आपके दिमाग में, व्हाट इज द बेसिक नीड। करंट के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, ताकि आप उस चीज को समझ पाओ। तो करंट के लिए सबसे बेसिक चीज है चार्ज का फ्लो करना, ठीक है। अब ये चार्ज है आपका बच्चों, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का। अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे चार्ज की बात कर रहा हूं, तो चार्ज आपका सॉलिड स्टेट में है, क्लियर है। अगर आप सॉलिड स्टेट में बात करते हो आप चार्ज बोलते हो। अगर कुछ बच्चे लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में कैसे, तो वहां पे आयंस की बात होती है। लेकिन आप देखोगे दो टाइप के आयन होते हैं, कैटायन और एक एनायन, दोनों वो भी क्या होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। टिपिकल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है। बच्चों ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। हम इन डेप्थ में समझेंगे कि कोई भी सॉलिड स्टेट में जब करंट फ्लो करेगा तो हमें फ्लो ऑफ चार्ज को स्टडी करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट बात करंट के लिए क्या है, चार्ज का फ्लो करना, लिक्विड स्टेट में आयंस का फ्लो करना। तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब जब आपका चार्ज फ्लो करेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके रेट को क्या बोलोगे बच्चों, आप लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। मान लो कोई भी वायर है, उसमें करंट तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन उनको एक निश्चित दिशा में बहना जरूरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा में या नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा में बहना जरूरी है। उनका फ्लो एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। जैसे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, तो उनकी मूवमेंट, उनके फ्लो के रेट को क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जो करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है। चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके रेट को बच्चों क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन वो चार्ज आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ये पहली आपकी कंडीशन है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लैरिटी हो गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। द
rate of flow of charge, sorry, what is the meaning of current? The rate of flow of charge in a particular direction is called electric current. एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता होगा, इस पे ज्यादा मैं एम्फसाइज नहीं करूंगा। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अल्फाबेट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑफ आई। आई का मतलब क्या होता है? करंट। अब थोड़ा जब आप +2 में जाओगे, हायर स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा करंट दो तरीके के होते हैं, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं, आप सिर्फ समझो कि करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। क्लियर है? आप विजुअल्स के हिसाब से देख सकते हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। एक तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आपके चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, तो वहां पे आपका करंट बनेगा। रही बात करंट के फॉर्मूले की, तो आपको पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला होता है, देखो रेट का मतलब जब जब आएगा आपको अपॉन में टाइम लेके चलना है। क्लियर? आपको अपॉन में क्या लेके चलना है? आपका टाइम लेके चलना है। अच्छा, कौन फ्लो कर रहा है? आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? करंट इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन में टाइम, दैट्स इट। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां पे देखो Q अपॉन में T, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, I इज इक्वल टू द Q अपॉन में T। ये आया है आपका डेफिनेशन से फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, Q का एक फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, Q इज इक्वल टू द पॉजिटिव नेगेटिव NE। तो मैं यहाँ पे Q की जगह बच्चों क्या पुट कर सकता हूँ? NE। तो क्या बन गया? NE अपॉन में T, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में 10th में नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि क्लैरिटी हो गया होगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्या इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। ये ध्यान रखना, किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन में अल्फाबेट कैपिटल होता है, लेकिन उसका नाम छोटा लिखा जाता है। देखो यहाँ पे एम्पियर छोटा लिखा गया है, लेकिन अल्फाबेट की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई एक साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखी गई है बच्चों, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर? तो ऑल अबाउट ये इलेक्ट्रिक करंट था, एक छोटी सी क्लैरिटी आपको हो गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे मूव करोगे तो दो अलग अलग डिवाइसेस आपको पता होना चाहिए। एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? एमीटर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये आपका क्या है? एमीटर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का डिवाइस होता है जो आपका करंट को मेजर करता है। यस, आप किसके लिए इस यूज करते हैं इसको बच्चों? इसको करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, ये एमीटर है। इसके बारे में दो खास बातें हैं। पहली खास बात ये है कि इसको हम हमेशा कनेक्ट करते हैं बच्चों इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर? हम इसको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो होता है आपका हाई। ये रेजिस्टेंस क्या चीज है आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आपका एक एमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। कनेक्ट हम इसको कहां पे करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। अब यहां पे गैल्वेनोमीटर है, एक ऐसा डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसका यूज बच्चों हम किसी भी कंडक्टर में करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, हम क्या करते हैं? किसी भी कंडक्टर में करंट को डिटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर का। ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा, इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका सिंबल होता है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बेहद आसान सी बातें हैं जो आपको पता भी होंगी। ठीक है, आई होप की क्लैरिटी हो गया होगा दोनों डिवाइसेस के बीच में क्या अंतर है। एक करंट को मेजर करता है, एक वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है हम हाथ लगा के थोड़ी ना चेक करेंगे। हम अगर उसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये सुई आपका इंडिकेट करेगी कितना करंट फ्लो कर रहा है और फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है बच्चों। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों डिवाइस काफी यूजफुल है जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि करंट की स्टडी करते हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। कोई भी चीज बहती क्यों है आप सभी को पता है। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज बच्चों जब बहती है, फ्लो करती है, तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। आपको पता है। ठीक है, टू लो कंसंट्रेशन। ये एक बेसिक सी बात है जो हर आदमी को पता होता है। हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ बहती है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो इन दोनों की हाइट क्या है? सेम है। अगर यहां पे जो वाटर लेवल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो यहां पे बच्चों वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो जो आपका यहां पे वाटर लेवल है वो क्या है? आपका सेम है। अगर आपका वाटर लेवल
लेवल सेम है तो यहां पे कोई भी फ्लो नहीं देखने को मिलेगा आपको वाटर का, ठीक है, कोई फ्लो नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे कोई फ्लो नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन्हीं को अगर मैं रीएडजस्ट कर दूं और एक को हाइट पे रख दूं और एक को थोड़ा डेप्थ में रख दूं, एक नीचे रख दिया एक ऊपर रख दिया, तो कब तक बच्चों इसके अंदर करंट सॉरी वाटर फ्लो करेगा, जब तक ये लेवल मेंटेन नहीं हो जाता। ये पानी यहां तक नहीं आ जाएगा इसमें और यहां पे इतना, जब तक यानी कि सेम लेवल पे जब तक नहीं आ जाएंगे, ये सेम लेवल पे बच्चों जब तक नहीं आ जाएंगे, ये यहां पे करंट सॉरी आपका पानी क्या रहता जाएगा, बहता रहेगा। प्रिंसिपल क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और कब तक होता रहेगा बच्चों ये, जब ये एक पर्टिकुलर लेवल को, सेम हाइट को, सेम कंसंट्रेशन को बच्चों क्या ना कर ले, मैच कर ले। यही एक कारण है। इसी तरीके से कोई भी वायर है, जैसे ये वायर है, क्लियर है, अब यहां से करंट मान लो पॉजिटिव टर्मिनल यहां से और यहां पे मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, यहां पे जो एक टर्म दे रहा हूं बच्चों में पोटेंशियल, यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे कैसा है आपका लो पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, हम लोग आगे चलेंगे, हाई से लो की तरफ हमेशा क्या करती है, कोई भी चीज मूव करती है हाई कंसंट्रेशन से, और कहां जाती है बच्चों, कोई भी चीज आपकी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। इस चीज का आपको बराबर ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये बात हुई यहां पे पोटेंशियल की, ठीक है। तो यहां पे जो टर्म है आपकी वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली हम ईपी से भी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का भी मतलब कहीं ना कहीं सेम लिया जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, तो इसलिए इसको वी से भी लिखा जाता है। पोटेंशियल को किससे लिखा जाता है, वी से भी लिखा जाता है। जो जो बातें हैं वो मैं सारी क्लियर करता जा रहा हूं, आप लोग साथ साथ नोट करते चले, ठीक है। तो ये क्या है आपका वोल्टेज है, ठीक है। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का होगा, किसी एक बिंदु पे होगा, ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास बच्चों कोई भी चार्ज है, जैसे ये आपका कोई भी चार्ज है, यहां पे मैंने कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसका अपना एक क्षेत्र होता है जहां पे हम इसके फोर्स को महसूस कर सकते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप +2 में जाके पढ़ोगे, ठीक है। हम इसमें इसके फोर्स को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया जहां पे मेरे को पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, ए, ठीक है। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। अब यहां पे आपका इंफिनिटी पोजीशन पे कोई भी आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या पड़ा है आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज को उठा करके अगर मेरे को इस पोजीशन पे लेके आना है तो मैं इसके लिए कुछ वर्क डन करूंगा। यस, क्या करूंगा मैं, कुछ वर्क डन। इस वर्क डन को बच्चों आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। तो ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर किसी दूसरे पॉइंट के अंदर मैं यहां पे चार्ज को लेके जाऊंगा, उस टाइम पे जो वर्क करूंगा ना बच्चों, उस वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आए तो उसको आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मूव किया ना तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यही डेफिनेशन एज इट इज मैंने बच्चों यहां पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां पे सेम बात, ये क्या है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैंने बताया ना, हम वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या कहते हैं, हमने वर्क किया किसको मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द W अपॉन Q, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी ऐसा यूनिट हम लोग लेके चलते हैं वोल्ट, ये जरूर जरूर ध्यान में रखना। ऐसा यूनिट क्या लेके चलते हो बच्चों, इसकी वोल्ट। इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है, छोटे एक नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था, जो आपको आई होप की क्लैरिटी हो गया होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका करंट फ्लो करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। उम्मीद करता हूं बराबर आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, आपको दिख रहा होगा बच्चों, आपने देखा भी होगा, आपकी बहुत जगह लगा होता है। इसको क्या बोलते हो बच्चों, हम इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, क्लियर है। ये कैसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, सॉरी, ठीक है। इसका ये सिंबल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक कैसा होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज। इसके बारे में दो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको कनेक्ट किया जाता है
हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। यस, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत हाई होती है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत हाई होती है, ध्यान रखना। अच्छा, एक शायद मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। एमीटर की जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे लो होती है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? एमीटर की रेजिस्टेंस कैसी होती है? लो। लेकिन वोल्ट मीटर की बच्चों कैसी होती है? रेजिस्टेंस आपकी हाई होती है। क्लियर है? तो दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, और इसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है बच्चों? हाई होती है। ये कुछ बेसिक बातें वोल्ट मीटर के बारे में थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, सारी बातें सर समझ में आ गई, करंट क्या होता है, क्लैरिटी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो फ्लो करता है, सारी बातें समझ में आ गई। एक बेसिक सी बातें है, यहाँ पे आपका ये आपका एक डिवाइस पड़ा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर पड़ा है, यहाँ पे आपका बैटरी पड़ा है, यहाँ पे आपका बल्ब पड़ा है, और यहाँ पे स्विच पड़ा है। मैंने सबको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि हाउ टू ड्रॉ दीज डिवाइसेस एंड कनेक्शन ऑन द पेपर, यानी कि इन सभी को अगर आपको पेपर पे ड्रॉ करना है इन सभी को, तो उसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो बच्चों वहां पे एक टर्म को आपको समझना पड़ेगा जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। यस क्लास, क्या है आपका? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रिक सर्किट यहां पे बनेगा, इन सबको अगर कनेक्ट करोगे, जिनकी हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ध्यान से देखो, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक आपका कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है। सबसे पहली बात तो ये नोट करनी है, एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, जिसमें आपकी वायर होती है और अलग अलग रेजिस्टेंस और अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, और जिनके अंदर से करंट फ्लो करता है। क्लियर है? यानी कि आप ध्यान से देखोगे कि एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, जिसके अंदर से एक पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जिसमें आपका वोल्टेज, जिसमें आपका बैटरी लगा होगा, इनकी करंट होगा, जिसमें आपका रेजिस्टेंस होगा, जिसमें आपकी वायर होगी। इन सब का जो कॉन्टिन्यूअस पाथ है ना, जो रास्ता है कॉन्टिन्यूअस, एक लगातार जो रास्ता बनता है बच्चों, उसको क्या बोल देते हो आप लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं? सिंबल का यूज करते हैं। यस, इलेक्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। जब आप लोग भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ये आपका वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल होता है, एम मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों ये वाला सिंबल होता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा, सेल को रिप्रेजेंट करना, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। जब आप नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर देते हो बच्चों, बैटरी बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका बैटरी हो गया। ये आपको नोट कर लेना है। ये क्या है बच्चों? आपका सेल है। क्लियर? ये एक बेसिक बात है। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपका है ये वायर है। ठीक है, अच्छा, एक वायर आपका क्रॉस करना है विदाउट जॉइंट, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको वायर में जॉइंट देना है दूसरी वायर के साथ, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि काफी सिंबल्स है, सिंबल की हेल्प से हम क्या करते हैं? सारी चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपका एक पंखा चलाना है, यहाँ पे आपका ये आपका एक तरीके से रेगुलेटर लगा हुआ है, ये आपका प्लग है, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, और ये आपका फैन है। इसको ऑन करते हो तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बराबर समझ में आया होगा। क्या बोलते हो? इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, बेहद आसान सी चीज थी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो, अगर आपने एक वायर को ज्वाइंट किया, क्रॉस किया, ये एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये बल्ब है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये बल्ब का सिंबल होता है, ये आपकी क्लोज्ड की होती है, ये ओपन की होती है, बैटरी होती है, और ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है सेल। ठीक है, कुछ इस तरीके की बेसिक बातें आई होप कि हर स्टूडेंट को पता होती है। यू ऑल नो। ठीक है, आप सभी को पता है ये सारी चीजें कि कितनी आसान है। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी बच्चों आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप कि ये क्लैरिटी हो गया। ये सिंबल्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा के डाल लो बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हो ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको जाना जाता है ओम्स लॉ के नाम से। एक्सपेरिमेंट में दो ही चीजें लगी हुई थी, एक आपका एम मीटर था, एक वोल्ट मीटर था, एक बल्ब था, एक स्विच था, और एक क्या था आपका? बैटरी था या फिर सेल था। ठीक है, इनसे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके उसने कुछ रीडिंग मिली। उसकी रीडिंग ये थी 0 वोल्ट पे 0 एम्पियर करंट, 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट, 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट, 6 वोल्ट पे 3 एम्पियर करंट। जब उसने बच्चों ग्राफ बनाया तो उसका ग्राफ बन गया आपका स्ट्रेट लाइन। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है?
आपका क्या बना, स्ट्रेट, STRAIGST स्ट्रेट, और यहाँ पे क्या बना, लाइन ग्राफ। ठीक है, अब जो आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था ना, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आया जिसको किस नाम से जाना गया, ओम्स लॉ के नाम से। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, ओम्स लॉ की एक कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट कर देते हो, टेम्परेचर में बच्चों आपको बदलाव नहीं करना है, तो आपका करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the terminal। डेफिनेशन ये बोलती है अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो आपका करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। लेकिन मैथमेटिकली हम कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट आ जाएगा R, यहाँ पे आ गया V इक्वल टू IR। R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस क्योंकि ओम ने इसको डिस्कवर किया था तो बच्चों इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम। ओम का ये होता है आपका सिंबल। क्लियर, तो ये आपको एज इट इज लिखना है, पेपर में आएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ओम्स लॉ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, एक y एक्सिस पे आपको पोटेंशियल लेना है, x एक्सिस पे आपको करंट लेना है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा चुका हूं, ओम्स लॉ की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं क्या चीजें हैं। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस की बात आई तो रेजिस्टेंस होती क्या है, जब भी आपका करंट फ्लो करता है ना, जो अभी आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, ये R जो कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस असल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी कंडक्टर जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है ना तो उसको अपोज करने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है। बच्चों उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कंडक्टर। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, ये आपका करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना उसमें करंट फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, और जिसका जितना कम रेजिस्टेंस बच्चों उसमें उतना ही बढ़िया करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस दिखता है, ध्यान से देखें। ठीक है, अब आई होप की क्लैरिटी हो गया होगा। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। बच्चों उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस। R से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल इसका ये होता है, डिवाइस ऐसे R होता है। ठीक है, अच्छा अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस लेके चलते हो तो ऐसे होता है, जिसको रिहोस्टेट बोलते हो, आगे पढ़ेंगे। V इक्वल टू IR होता है आपका, तो V अपॉन में I इक्वल टू द R, ये किसका फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टेंस का। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत आसान सी चीज है। अच्छा अगर एक ऐसा डिवाइस, ये तो जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम फिक्स हो गया, आपका सब फिक्स है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हमें बार बार यूज करने पड़ते हैं जहां पे हमें जो आपकी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बच्चों चेंज करनी होती है। जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं ना तो उस केस में बोलते हैं हम उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, और बच्चों यहां पे बोला जाता है उसको रिहोस्टेट। यहां पे अलग अलग रीडिंग आपको दिख रही होंगी, ऐसा ये डिवाइस दिखता है। जिस रीडिंग पे मेरे को रखना है मैं इसको वहां पे सेट कर दूंगा। मान लो मेरे को ये वाली रीडिंग चाहिए तो मैं इसको यहां पे सेट कर दूंगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है रिहोस्टेट इज अ डिवाइस दैट हैव अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती है। क्लियर, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में, कि आपका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और किन पे नहीं करता, और करता है तो कैसे करता है, और नहीं करता तो कैसे नहीं करता। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस यहां पे बेसिकली 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों। एक है आपका लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई। अब ध्यान से देखो, जब आपकी रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये मैंने नंबर 1 दे दिया। रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाओगे ना वैसे वैसे उसमें रुकावट बढ़ती चली जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेंथ 2 गुना किया तो रेजिस्टेंस 2 गुना, लेंथ 3 गुना किया तो बच्चों रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्लियर, आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरा फैक्टर बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बच्चों क्या होता है, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया अगर आपने कंडक्टर की मोटाई बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस कम हो गया, अगर मोटाई घटा दी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी, कम, क्योंकि ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब 2 इक्वेशन आ गई, R is directly proportional to the L, R is inversely proportional to the 1 upon A। क्लियर है, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से आप लोग ध्यान कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, दोनों इक्वेशन को, R is directly proportional to the L upon A, यहां से इसको हटा देते हैं और यहां पे कांस्टेंट यूज करते हैं, रो L upon A। तो रो है आपका बच्चों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये ध्यान में रखना है। क्या है आपका, ये है आपका कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी, आगे अभी हम पढ़ेंगे इसको बोला जाता है रेसिस्टिविटी। यस, क्या बोला जाता है? रेसिस्टिविटी। रो से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी रेसिस्टिविटी। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन स्टार डेरिवेशन है, आपसे पूछा जा सकता है। दो फैक्टर पे हमने बात की, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और एरिया के आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा फैक्टर बच्चों क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे ना वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे घटता जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये कंडीशन बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये कंबाइन कर दिया। रेसिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका डेरिवेशन, ये अभी मैंने करके दिखाया कैसे आया है। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट बात है रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट, वो क्या होती है? ओम मीटर। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर गड़बड़ करके आते हैं। रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड किया, लेंथ पे किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किया और टेम्परेचर पे किया। बच्चों रेसिस्टिविटी आपकी 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जन्मजात जैसा मटेरियल उसकी वैसी रेसिस्टिविटी, और दूसरा होता है आपका टेम्परेचर। आपका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपकी रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। एक नंबर के लिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है। टेक इट सीरियस, अंडरस्टैंड इट वेल, ठीक है। तो ये काफी स्टार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, आपको इसको भी अच्छे से बनाना है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये सारी चीजें खैर मैं बता चुका हूं, कौन सा डिपेंड करेगा कौन सा नहीं करेगा। जैसे मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है और आपकी रेजिस्टेंस भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी दोनों ही डिपेंड करते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। जो भी आप लोग कहना चाहो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यस, ठीक है। और आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, कौन डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा ये ध्यान से समझना। कोई भी मेटल वायर है उसको कोट क्यों किया जाता है? आपको पता है, करंट ना लगे। अगर डायरेक्टली अगर बिना कोटिंग के वायर आएगी तो हम उसको एडजस्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में लाइव वायर हम यूज करते हैं, करंट फ्लो करता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बच्चों क्या है कि अगर उसके ऊपर कोटिंग नहीं हुई ना प्लास्टिक की तो हमें करंट लग जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात। आगे चलते, कंडक्टर और इंसुलेटर आप सभी को पता है। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, जिनके अंदर से करंट फ्लो कर जाता है उनको कंडक्टर बोलते हो, और जिनके अंदर से नहीं करता बच्चों उनको क्या बोलते हैं आप लोग? इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर उम्मीद करता हूं करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ध्यान से समझो। इन रेजिस्टेंस को 2 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। पहला बच्चों आपका सीरीज होता है और दूसरा कौन सा आता है? आपका पैरेलल, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, 3 रेजिस्टेंस है। सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाएगा? ऐसे दिखेगा। अब इसको बोलते हो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। सीरीज में हमेशा क्या बोलते हैं आप लोग? एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। जब भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग किसी भी डिवाइस को लगाते हो तो 2 बातें आपको जरूर जरूर ध्यान में रखनी है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन हैव अ सिंगल पाथ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल और केवल एक रास्ता होता है जो कंप्लीट करने के लिए सर्किट को, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए सर्किट को एक ही रास्ता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज इन द अरेंजमेंट। यहां पे जो आपकी आर इक्विवेलेंट आती है ना, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द आर टोटल, ठीक है। आर टोटल के कंपैरिजन में आर इंडिविजुअल है, अगर उनको जोड़े और सीरीज में जोड़े तो बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपना सर्किट पूरा करने के लिए बच्चों सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है, एक ही सर्किट मिलता है। अब यहाँ पे आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, ये R1, R2 और R3 एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज है। इसका मतलब बच्चों ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम रहेगा, ये ध्यान में रखना है। जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओ तो I क्या रहता है बच्चों? आपका सेम, करंट सभी में सेम रहता है, लेकिन जो आपका वोल्टेज है बच्चों वो क्या होता है? आपका डिफरेंट। ये आपका ब्रह्मास्त्र है न्यूमेरिकल के टाइम पे भी और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट के टाइम पे भी, कि आई आपका बच्चों सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहता है आपका? डिफरेंट रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 वोल्टेज लगाए, V1, V2 और V3, ठीक है। अच्छा, सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू IR1 क्योंकि करंट सेम रहता है,
IR2 IR3, यहाँ पे IR इक्विवेलेंट, I कॉमन करके कैंसिल कर दो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R इक्विवेलेंट बड़ा हुआ है देखो एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो बच्चों, इसको बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट यूज होता है। ऐसे जब पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में ये हो गया है, तो चलो अब पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेम टू नोड्स को कनेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो बच्चों इसको क्या बोला जाता है, रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे बात ध्यान करने वाली ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास मल्टीपल पाथ होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यस आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास काफी रास्ते हैं अपने सर्किट को बच्चों क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, जस्ट लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन कि वहां पे हमें सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ध्यान में रखनी, ऐसे हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो करंट बदल गया लेकिन वोल्टेज क्या है, सब में सेम है, तो हम करंट को ही ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका I डिफरेंट होता है लेकिन V क्या होता है आपका सेम। हमने अभी अभी देखा सीरीज में क्या होता है, I सेम होता है, V डिफरेंट। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे I क्या होता है, डिफरेंट। तो I का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R1 V अपॉन R2, V कॉमन कर लिया तो IR इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट जो आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, ये क्या हो जाती है बच्चों, आपकी डिक्रीज हो जाती है। दोनों न्यूमेरिकल्स के केस में काफी यूजफुल है, आपको जरूर जरूर ध्यान में रखने हैं। और R इक्विवेलेंट पैरेलल में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 R3, ठीक कैसे चलेगा। और सीरीज में आपका इंक्रीज होता है नेट रेजिस्टेंस। ये बातें हमने यहाँ पे की। अब यहाँ पे विच कनेक्शन इज यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम कौन सा कनेक्शन बच्चों यूज करते हैं, ठीक है। और क्या हो, ये क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट हाउस होल्ड एप्लायंस इन द सीरीज। अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबके अंदर करंट क्या रहेगा, ध्यान से याद करो, सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट। तो आपका डिवाइस कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। सीरीज में सभी डिवाइसेस एक आपके स्विच से कंट्रोल होते हैं, अगर एक भी बंद हो गया तो आपके सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे। एक स्विच से कंट्रोल होगा, एक डिवाइस खराब हो गया तो सारे डिवाइस खराब हो जाएंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल स्विच है सभी के साथ, ये खराब हो गया तो सिर्फ ये काम करना बंद करेगा, बाकी सब काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जरूरी बातें हैं, क्यों आपके घर की फिटिंग है वो पैरेलल में होती है, अगर सीरीज में कर दे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक लाजमी सा क्वेश्चन लास्ट एंड में है हम इस चैप्टर के, वो ये है बच्चों कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब आप अपना फोन यूज करते हो ना तो आपका डिवाइस हीट होता है, इसका मतलब करंट फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। इसको बोलते हो बच्चों आप लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स ने सबसे पहले बताया जैसे ही आपका करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से बच्चों तो उसके अंदर हीट पैदा होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसको बोलते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसने बताया 3 चीजों पर डिपेंड करती है, करंट के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जूल्स ने क्या बोला, आपका H is directly proportional to the current का स्क्वायर, H is directly proportional to the R और H is directly proportional to the temperature, सभी को कनेक्ट किया, H is equal to the I square RT। ये रिजल्ट बन गया बच्चों, किसके अकॉर्डिंग है ये, जूल्स के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा सकता है हीटिंग इफेक्ट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आपको बता देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एप्लायंस जो हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, जहां पे करंट का यूज करके हीट बनाई जाती है, आयरन प्रेस जिसको बोलते हैं आप लोग, अच्छा हीटर, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक गीजर और फ्यूज, बच्चे सभी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ध्यान से देखो, बल्ब में 2 ही मेन चीजें होती है, ग्लास होता है और दूसरा फिलामेंट होता है और तीसरा क्या होता है आपका इनर्ट गैस, ठीक है। 3 चीजें आपको दिख रही है। इनर्ट गैस कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, सभी इनर्ट गैसेज हैं। फिलामेंट आपका टंगस्टन से बना होता है, W इसका सिंबल होता है, यस टंगस्टन से बना। तो बात करेंगे टंगस्टन से क्यों बना होता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये फिलामेंट है, यही आपका क्या करता है, ग्लो करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। बच्चों ये किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको किससे बनाया जाता है, टंगस्टन से बनाया जाता है। क्लियर, ये आपको बात करीब करीब समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या लगाया जाता है, ग्लास लगाया जाता है इनर्ट गैस भर के, क्योंकि जैसे ये हीट होगा और हीट अगर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आए तो क्या हो सकता है, आग बन जाएगा, बर्न करना स्टार्ट करेगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, ग्लास की कोटिंग करते हैं, यानी कि ग्लास का कवर लगाते हैं और उसके अंदर
क्या डालते हैं, इनर्ट गैस, ताकि वो आपकी ऑक्सीजन के साथ क्या ना कर सके, रिएक्ट कर सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो एक्सेस करंट को फ्लो करने से क्या करता है, रोकता है किसी भी सर्किट में। पहले ऐसे यूज होते थे, अब ऐसे यूज होते हैं, बात वही है। कैसे काम करता था, ध्यान से देखो, ये आपका एक टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है, इनके बीच में फ्यूज का वायर लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हीट ज्यादा फ्लो करेगा, हीटिंग की वजह से ये वायर बच्चों क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ध्यान से देखो, वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। करंट फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, आगे करंट ही नहीं जाएगा, तो आपका सर्किट बच गया, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रिवेंटिंग डिवाइस। हीट को, ये आपका जो आपका क्या है, फ्यूज, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हीटिंग इफेक्ट में हम एक और एलॉय का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आप लोग निक्रोम, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, निक्रोम का क्यों यूज किया जाता है, हाई इसकी रेजिस्टिविटी होती है, हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और ना ये ऑक्साइड होता है एक, और ना ये बर्न होता है हाई टेम्परेचर पे। सॉरी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ना तो ये बर्न होता है, ना ही क्या होता है आपका ऑक्साइड, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी। दैट्स व्हाई हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे चलोगे तो इंपॉर्टेंट बात एक आपके सामने आती है, पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक पावर। आपको जरूर इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है और समझना है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम। एक जिस रेट के ऊपर, जिस दर के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान से समझो, जिस रेट के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। यानी और इसकी यूनिट होती है वाट, और कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट आवर। लेकिन 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पावर का फॉर्मूला VI होता है, पावर का फॉर्मूला I²R होता है, पावर का फॉर्मूला V²/R होता है। डेरिवेशन आपके केस में नहीं आएगा। हिट का फॉर्मूला, ये सारे तीनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब जिस रेट के ऊपर पावर, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पावर। इन शॉर्ट, एनर्जी मतलब वर्क, और कंज्यूम होती है रेट, मतलब क्या हो गया आपका टाइम, ठीक है। यूनिट क्या बताई इसने, आपकी बताई है वाट। क्लियर, ये आपको जरूर ध्यान में रखना। 3 फॉर्मूले हैं, VI, I²R, V²/R। क्लियर है, ये सारे डेरिवेशंस हम लोग कर भी चुके हैं, और डेरिवेशन आपके केस में नहीं पूछा जाएगा। अब ये एक आप फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो ये फॉर्मूला आएगा। अब ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, ये आपकी पावर हो गई, ये आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है। ये करंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका ओम्स लॉ। सारे मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना के दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों अच्छे से इसका, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इसको याद करके जाए अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। वेल, इसकी न्यूमेरिकल्स का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं अभी आपको इस वीडियो के साथ साथ दिख जाएगा न्यूमेरिकल का वीडियो, जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाई हुई है। आप वहां पे जाके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों, ये जो सेशन था, जो रिलेटेड था आपका इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक करंट से, आपको करीब करीब या फिर लगभग या फिर 100% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।